नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ क्लासेस पे। हम लोग द मैथ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों पे आपको विगत वर्षों के जो सेंट्रल टेट के पेपर हैं उनको हम हल करा रहे हैं और हिंदी संस्कृत के 2 पेपरों को हमने हल कराने का आपसे वादा किया हुआ है। संस्कृत के क्रमबद्ध श्रृंखला पे जब हम चलते हैं तो हम आपको 4 प्रश्न पत्रों को हल करा चुके हैं। आज हम 5वें प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। ये पेपर जो जुलाई 2014 का पेपर है, इस पेपर को आज हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र में भाषा के रूप में आपको 2 भाषाएं मिलती हैं। एक पहली भाषा संस्कृत मिलती है और एक दूसरी भाषा संस्कृत मिलती है। आज हम पहली भाषा संस्कृत की बात करेंगे और कल हम इसी श्रृंखला को हम आगे दूसरी भाषा संस्कृत जो इसका पार्ट होता है, कुछ बच्चे पहली भाषा के रूप में संस्कृत का चयन करते हैं, कुछ दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत का चयन करते हैं। तो आज हम पहली भाषा संस्कृत की बात करेंगे। हम दोनों ही पेपरों को हल करा रहे हैं। केवल उद्देश्य हमारा ये है कि आप किसी तरीके से संस्कृत की हिंदी करने में सक्षम हो जाओ और आप ये तय मानो कि आप क्रमबद्ध तरीके से जब आप जुड़े रहोगे, प्रतिदिन आप पेपरों का अध्ययन करते रहोगे, तो आप अपने आप को ये सक्षम मानोगे कि हम किस तरीके से प्रश्नों की हिंदी आसानी से करके उनके उत्तर देने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज ये गद्यांश से इस प्रश्न पत्र का प्रारंभ होता है। पहले हम इसकी हिंदी करेंगे। ये कहता क्या है, निर्देश देता है, अधोलिखितम गद्यांशम, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके, तद अनंतरम उसके पश्चात प्रदत्त प्रश्नानाम दिए हुए प्रश्नों को प्रश्न संख्या 91 से 99 तक विकल्पात्मक उत्तरेषु, विकल्पों में दिए गए उत्तरों में से समुचितम उत्तरम चित्वा, समुचित उत्तर को चुन करके लिखो। ये गद्यांश क्या देता है? देखो, ये गद्यांश हम एक बार और भी कर चुके हैं। ये गद्यांश हमारा सेंट्रल टेट में 2 बार आ चुका है और 2 बार इसलिए भी आ चुका है कि इसके प्रश्न दोनों बार अलग अलग उसने तय कराए। गद्यांश एक ही है लेकिन उसने प्रश्नों को अलग अलग तय कराया, इसलिए हमको इसकी 2 बार हिंदी करनी पड़ रही। और हम किसी चीज़ को ये मानो कि अभ्यास के माध्यम से अगर तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने इसको अगर हम बार बार इसकी हिंदी करेंगे तो हमें जो कठिन शब्द हैं जिनसे हमें हिंदी करने में दिक्कत आती है, हम उसके प्रति भी तो व्यवहार करना सीख जाएंगे। इसलिए हम इसकी आज दोबारा से हिंदी करते हैं। हालांकि इसके प्रश्न और पिछले प्रश्न पत्र के जो प्रश्न थे वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग हैं। ये कहता क्या, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारी चया सहायताम करोति सा बंधु भवति। उत्सव में, व्यसने बुरी आदतों में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्रीय आपदा में, दैनंदिन व्यवहारे और जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार होते हैं, या सहायताम करोति, उनमें जो सहायता करता है, सा बंधु भवति, वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व माने संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह, एतादृशः ऐसी भाव होनी चाहिए, तदा तब ही विश्व बंधुत्वं संभवति, तभी संपूर्ण संसार में भाईचारे की भावना की संभावना होती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना माने अब, परंतु इस समय, निखिले माने संपूर्ण, संसारे माने संसार में, संपूर्ण संसार में, कलहस्य अशांति च, कलह का और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वस्यन्ति, मानव परस्पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के, परस्य माने दूसरे के, कष्टम माने कष्ट को, स्वकीयम माने अपना, कष्टम कष्ट अपना दुख, न गणयन्ति नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा, और समर्थ देश भी, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि, उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह विद्वेष की, शत्रुता की,
च हिंसाया और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासा अपि अवरुद्धा, देश का विकास भी अवरुद्ध होता है, रुकता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह महती यह अधिक आवश्यकता वर्तते माने है। यत एकः देशः यदि एक देश, यत एकः देशः अपरेण देशेन सह, अपरेण माने दूसरे देशेन देश के सह साथ में, निर्मलेन हृदय निर्मल हृदय के द्वारा बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य संसार के जनेषु लोगों में इयं भावना आवश्यकी, यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तो विकसित और अविकसित देशों के मध्य बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा सभी देश ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन चा, मैत्री भावना के और सहयोग के द्वारा समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशा सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य का चंद्रस्य चंद्र का, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश उजाला सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण समान रूप से फैलता है, अर्थात सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सर्वेषु सभी लोगों के साथ समत्वेन समता का ही व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वै परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, इसी कारण से हम लोगों को भी, हम सभी लोगों को परस्पर वैर भाव अर्थात शत्रुता के भाव को अपहाय माने त्याग करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय अर्थात संसार के विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत, ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः यह मेरा है, यह अपना है, परो वेति यह दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना तो छोटे हृदय के छोटे चित्त वाले लोग किया करते हैं। उदार चरितानाम उदार चरित्र के लोग तो वसुधैव अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वो तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना पूरा परिवार समझते हैं। समुचितम उत्तरम चुनित, इस पर आधारित उपयुक्त उत्तरों का चयन करो। अब हम विकल्प प्रश्नों पे आ जाएं। यह प्रश्न करता है 91 नंबर का प्रश्न हमसे कहता सर्वः परस्परम किम स्थापनीयम, सभी को परस्पर क्या स्थापना करनी चाहिए। अनियर प्रत्यय लगा हुआ स्थापना शब्द पे। आप देखो अनियर माने होता के योग्य चाहिए के अर्थ में होता। ये कहता सभी लोगों को परस्पर किसकी स्थापना करनी चाहिए, असमत्वम अर्थात असमता की, वैर भावम शत्रुता के भाव की, विश्व बंधुत्वम संसार में भाईचारे की, और शत्रुत्वम शत्रुता की। आप लोग बताओ इसमें कौन सा विकल्प सही होता। इसमें जो ऊपर आपने गद्य पे पढ़ा था उसमें कहता था विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित होनी चाहिए। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। ये तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही होता। ये कहता विश्व में भाईचारे की भावना की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देशा सहयोगेन किम प्राप्स्यन्ति, देश सहयोगेन तृतीया विभक्ति एक वचन, देश सहयोग के द्वारा किम क्या, प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। लट लकार दिया हुआ, लट लकार बहुवचन दिया गया, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। उपेक्षा को भाव सहयोग के द्वारा क्या उपेक्षा का भाव प्राप्त करेंगे। प्रभुत्वम क्या प्रभुता को प्राप्त करेंगे। समृद्धिम क्या समृद्धि को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने गद्यांश में तय कर चुके हो। यदि एक देश दूसरे सहयोग का सहयोग करेंगे तो वह निश्चित रूप से केवल और केवल समृद्धि को ही प्राप्त करेंगे। तीसरा विकल्प सही है। फिर भी हम लोग चौथे की हिंदी कर लें, कष्टम कष्ट को प्राप्त करेंगे, अर्थात देश सहयोग के द्वारा न तो उपेक्षा का, न प्रभुत्व और न कष्ट, तीनों को नहीं प्राप्त करेंगे। तीनों में से केवल एक चौथा सही है, समृद्धि को ही प्राप्त करेंगे।
अगले प्रश्न पे आए हम। 93 नंबर का प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता, वह कहता कीदृशेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारा करणीया, अर्थात किस प्रकार के हृदय के द्वारा बंधुताया भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। निर्मलेन निर्मल हृदय के द्वारा, अपरेण ये मेरा है ये तेरा दूसरे हृदय के द्वारा, देशेन देश के द्वारा, या असहयोगेन असहयोग के द्वारा। देखो जब हम किसी से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए तो हमको वो निर्मल हृदय के द्वारा ही तो करना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है हम 94 नंबर का। 94 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता, ये कहता प्रकटीकुर्वन्ति इत्यर्थे अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम। प्रकटीकुर्वन्ति, प्रकट कुर्वन्ति माने करते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ये कहता प्रकट करते हैं, इस अर्थ में यहाँ अत्र माने यहाँ कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। गणयन्ति गणना करते हैं, प्रदर्शयन्ति प्रकट करते हैं प्रदर्शित करते हैं, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, और विश्वसन्ति अर्थात विश्वास करते हैं। देखो ये जो तीनों वाले पहला तीसरा और चौथा ये तीनों इसका पर्यायवाची नहीं है, प्रदर्शयन्ति इसका पर्यायवाची है, अर्थात दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अत्र इक्त प्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति, यहाँ इक्त प्रत्यय का क्या उदाहरण है। कल हमने आपको जब चौथा वाला प्रश्न पत्र हल तीसरे और चौथे पे हमने आपको इक्त प्रत्यय के बारे में बताया था। इक्त प्रत्यय के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था इक्त प्रत्यय हमारा भूतकाल के लिए प्रयोग होता है पहली बात, और इक्त प्रत्यय का ता शेष रहता है, इससे आपको पहचान करनी है। आप उदाहरण पे आ जाओ। ये कहता अवरुद्धा, अवरुद्धा माने रोका हुआ, शत्रुतः शत्रुतः, आवश्यकता आवश्यकता, भवेत होना चाहिए। भवेत तो देखो पहले कटता है कि भू धातु है और विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार पे जब आप जाते हो तो भवेत शब्द हमको कहता होना चाहिए, ये तो लकार के लिए हो गया, ये तो कट गया। शत्रुता और आवश्यकता, इस पे देखो ता न शेष होकर के ता शेष है, इस कारण से ये भी नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता, अवरुद्धा। लेकिन आपको अवरुद्धा देख के उस पर ता की जरूरत लगती है कि अवरुद्धा में ता तो नहीं है। आप दूसरे भी, पहली चीज तो इस पे ता है, निश्चित रूप से ता है क्या, इस पे संधि होती है, इस कारण से ता का दा हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको अवरुद्धा माने होता क्या, अवरुद्धा माने रुका हुआ होता है। आप इसकी हिंदी करोगे तो भी तो भूतकाल की हिंदी निकल के आती, इससे भी आप पहचान सकते हो कि अवरुद्धा शब्द पे ही इक्त प्रत्यय है। यदि आप ता की पहचान रखोगे तो शत्रुता और आवश्यकता पे आपको हो सकता थोड़ा सा भ्रम हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। हालांकि हमें लगता है कि अब आप 5 पेपर हल कर चुके हो तो आपको अब हिंदी करने में आसानी है और अब आप प्रश्नों को पकड़ने में और उसका उत्तर देने में सक्षम होने लगे हो। फिर भी अगले इसी तरीके से आप जुड़े रहोगे तो आप निश्चित रूप से आप ये हिंदी करने में सक्षम हो जाओगे। अगला प्रश्न कहता है ज्ञान विज्ञानयो पदे समासा। देखो ज्ञान और विज्ञान, आप जब दोनों की हिंदी करते हो तो मध्य पे में और का पहचान चिन्ह मिलता है। हम जब दो शब्दों को सम्यक रूप से स्थापित करते हैं और का पहचान चिन्ह मध्य से हटा देते हैं तो कौन सा समास हमने आपको तय कराया था। यदि आप अभी भी आपको समासों पे दिक्कत आ रही है तो आप लिंक पर जाकर के समास वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तो उससे आप प्रत्येक समास की अलग अलग व्याख्या जब देखोगे तो आप समासों को अच्छे से समझने में और समासों के उदाहरणों से समासों का उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे। इसमें आप देखो न तो बहुप्री हो सकता, न कर्मधारय हो सकता और न द्विगु हो सकता, इसमें केवल और केवल द्वंद्व हो सकता है। दो अलग अलग अस्तित्वों को जब और के माध्यम से हम जोड़ते थे तो वहाँ द्वंद्व हम तय कराते थे। द्वंद्व को भी हमने उसके वीडियो पे आपको बताया है कि द्वंद्व हमारा 3 प्रकार का होता था। इतरेतर द्वंद्व होता था, समाहार द्वंद्व होता था और एक शेष द्वंद्व होता था। आप लोग इस पे अब तय करोगे कि इस पे कौन सा द्वंद्व है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट पे ज्ञान विज्ञान पे द्वंद्व का भी समास देखने के बाद आप इसमें तय करके कमेंट पे बताओगे कि इसमें से आप कौन सा समास है। अभी तो इसका विकल्प है कि इस पे द्वंद्व समास ही तय होता है। अगला प्रश्न हमसे कहता अत्र माने यहाँ स्पर्धा पद का पदस्य विशेषण पदम अस्ति। कल हमने विशेषण विशेष की बात आपको बताई थी। विशेषण किसे कहते हो, जिन शब्दों के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाती है वही तो विशेषण होता है। और ये हमसे स्पर्धा शब्द का विशेषण पूछना चाहता है। और कल संस्कृत में हमने एक और बात बताई थी, जब कभी भी आपसे विशेषण पूछा जाए और आपको संस्कृत में विशेषण नहीं समझ में आ रहा तो जिस शब्द को पूछा जाए उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ शब्द को आप ये मान लेना कि विशेषण या विशेष से तय होता। जब आपने यहाँ पर देखा था तो यहाँ स्पर्धा शब्द के साथ में स्वस्थ शब्द लगा हुआ था। आप गद्यांश पे देखोगे, गद्यांश की मध्य लाइन पे एक जगह ततः विकसित अविकसितो देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति एक वाक्य दिया हुआ। इस पे हम ये देखो आप वृत्त बना रहे हैं, इस पे एक हम सर्किल बना रहे हैं। ये देखो स्वस्था स्पर्धा साथ साथ लिखे हुए वर्ण हैं।
तो स्पर्धा मेरे लिए क्या हुआ, स्पर्धा मेरे लिए विशेष तय हुआ, और स्पर्धा का विशेषण क्या तय हुआ, स्वस्थ तय हुआ। विकल्प पे स्वस्थ हमारा तीसरा विकल्प तय होता, इस कारण से इसमें तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। बाकी तीनों विकल्प हमारे इसके लिए गलत सिद्ध होते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमसे कहता, अद्य अर्थात आज, कलहस्य कलही का वातावरणम कुत्र अस्ति। वातावरण कहाँ है, कुत्र माने कहाँ है। केवलम उत्सवे, उत्सव में केवल, दुर्वक्षे केवलम, केवल अकाल में, दुर्भिक्ष माने अकाल होता है। ये हमने आपको ऊपर हिंदी पे बताया है, आप लोग पर्यायवाची पे भी ध्यान रखना, दुर्भिक्ष माने अकाल होता है। व्यवहारे, व्यवहार में, अथवा संपूर्ण संसारे, संपूर्ण संसार में। ऊपर विकल्प आपको दिया गया था, आजकल कलह और अशांति का वातावरण संपूर्ण संसार में दिखाई देता है, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही है इसका। फिर कहता, के परस्य कष्टम स्वकीयम ना गणयंती। कौन दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। बांधवा, बंधु लोग, भाई लोग, मानवा, मनुष्य लोग, शत्रुवा, शत्रु लोग, और देशादेश लोग। आप देखो कौन, आपने नीचे जो गद्य पढ़ा था, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय के लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग तो कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी ही मेरा परिवार है। आप देखो, जो बंधु भाईचारा होगा वो तो बिल्कुल नहीं अपना पराया करेगा। मनुष्य जिसमें मानवता होगी वो भी भाई पराया नहीं करेगा, देश भी नहीं करेगा। जो हमारा शत्रु होगा वही तो कहेगा कि ये तेरा है, ये मेरा है, अर्थात दूसरे के कष्टों को केवल शत्रु ही तो स्वीकार नहीं करता। ये तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब हम इसके नीचे वाले प्रश्नों पे आए। ये कहता, अधोलिखितम, नीचे लिखे हुए, श्लोकद्वयम, श्लोकद्वयम मतलब दो श्लोक, पठित्वा पढ़ करके, तदा आधारित प्रश्नानाम, उन पे आधारित प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक, विकल्पात्मक उत्तरेषु, दिए गए विकल्प में उत्तरों को, उत्तरों में से समुचित उत्तरम चित्वा लिखित, समुचित उत्तर चित्तों को लिखो, चुन करके लिखो। हमें दो श्लोक दिए गए, उनको पढ़ करके हमें उनके अर्थ करके उनके हमें उत्तरों को तय करना है। कौन से दो श्लोक हैं इनको भी तय करें। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसकी हिंदी भी करना जरूरी होती है। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि, अर्थात पृथ्वी में तीन रत्न हैं। कौन कौन से तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल है, पानी है, अन्न है, और सुभाषित है। देखो सुभाषित किसे कहते हो, सुभाषित माने होती है सूक्ति। सुभाषित शब्द को तोड़ते हो तो सुधन भाषित होता है। जो कुछ भी महापुरुषों के द्वारा कहे हुए अच्छे सुंदर वाक्य हैं, जिनको हम कहीं कोटेशन उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिनको हम दैनिक व्यवहारिक जीवनों में प्रयोग करते हैं, वही तो सुभाषित कहलाते हैं। तो हमें पृथ्वी पे तीन रत्न मिले हुए हैं। कौन कौन मिले हैं। एक तो जल पानी मिला हुआ है, दूसरा अन्न मिला है, और तीसरा सुंदर और सूक्तियां वाक्य मिले, महापुरुषों के द्वारा कहे हुए वाक्य मिले हैं। फिर अगली पंक्ति कहती, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो पाषाण खंडेषु, वो पत्थर के टुकड़ों में को भी रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न कहा करते हैं। अगला श्लोक कहता, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारित होती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूर्य चमकता है, तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी जगह सत्य की ही प्रतिष्ठा है। अब इनके प्रश्नों पर आओ। आप लोगों ने इसकी हिंदी बहुत अच्छे से करी है। इसके साथ में ही आप, अगर आपको हिंदी कहीं भी दिक्कत आए तो आप वीडियो को रोक रोक करके भी देख सकते हो, या रिप्ले करके आप उस पर फिर पॉज करके बैक जा करके आप देख सकते हो। आपको हिंदी निश्चित रूप से समझ में आएगी। 100 नंबर का प्रश्न हमसे कहता, सर्वम केन धार्यते, सभी किसके द्वारा धारण होते हैं। सत्येन, सत्य के द्वारा, अन्येन, अन्न के द्वारा, पृथिव्या, पृथ्वी के द्वारा, वायुना, वायु के द्वारा। आपने नीचे सबसे नीचे दूसरे श्लोक की पंक्ति दी, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ भी, जो कुछ भी है वो सब सत्य से ही प्रतिष्ठित है, अर्थात पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता, अवगम्यते इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम।
अवगम्यते किसे कहते हो? आप जब अवगमन शब्द लिखते हो, अवगमन माने होता है सीखना, अवगमन माने होता है धारण करना। अब इस पे देखो, ये कहता तपते, तपता है, वाति बहता है, धार्यते धारण करता है, या विधीयते विधान करता है। चौथा विकल्प हमने उपगमन माने धारण करना बताया आपको, और चौथे विकल्प की हिंदी करते हो धार्यते माने धारण करता है, अर्थात ये वाला बिल्कुल सही है। 101 नंबर का चौथा वाला विकल्प सही है। 102 नंबर के प्रश्न पर आए। कहता विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति। पूछ रहा विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? हम चारों उदाहरणों को विकल्प से तोड़ दें। जलम अन्नम, जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो ये हमारा दो पदों पर टूटता, जलम धन अन्नम। आप देखो, इसका अंत माँ से हुआ और इसका प्रारंभ छोटे आ से हुआ। एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है। व्यंजन और स्वर के हमने संधि पे आपको बताई कि व्यंजन और स्वर मिलाने पे व्यंजन संधि ही तो बनेगी, तो विसर्ग संधि तो इस पे नहीं, अर्थात पहला विकल्प कट गया। दूसरा विकल्प कहता वायुश्च। हमने विसर्ग संधि का जो वीडियो दिया उसमें आप देखना, हमने आपको बताया जब कभी किसी शब्द में विसर्ग लगी हो, जैसे वायु पर विसर्ग लगी है और इसने चा से योग किया, तो मध्य पे हमारा आधे शाखा आगमन हो जाता है, तभी शब्द बनता है वायुश्च। अर्थात विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हुआ? दूसरा वाला उदाहरण इसका बिल्कुल सही है। लेकिन अगले एमपी भी हम तय कर लें इस पे कौन संधि है। मूढ़ शब्द, मूढ़ पे देखो कोई परिवर्तन दिखता आपको? नहीं परिवर्तन दिखता, अर्थात इस पे संधि है ही नहीं। रवि अपने आप में पूरा शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस पे भी कोई संधि नहीं हो सकती। पहले, तीसरे और चौथे पे कोई संधि नहीं है, वायुश्च शब्द पे हमारी विसर्ग संधि तय होती। अगला प्रश्न कहता वाति क्रियापद से कर्त पदम किम, अर्थात बहना इस क्रियापद का कर्ता पद कौन है? आपने आपको बताया था, नीचे वाले श्लोक पे दिया था हवा बहती है, रवि तपता था, पृथ्वी धारण करती थी, रत्न संज्ञा दी जाती थी, वायु ही तो बहती थी, अर्थात चौथा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। वाति का क्रियापद वायु तय होता है। अगला प्रश्न कहता है 104 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता? ये कहता त्रीण रत्नानि कुत्र सन्ति। तीन रत्न कहाँ? कुत्र माने कहाँ, त्रीण तीन, रत्नानि रत्न, कुत्र माने कहाँ, सन्ति माने हैं। पाषाण खंडेशु पाषाण खंडों में, पृथिव्याम पृथ्वी में, सत्य सत्य में, मूढ़ेशु अज्ञानी लोगों में। ऊपर आपने देख किया था पृथिव्याम तीन रत्नानि, पृथ्वी में तीन रत्न हैं, अर्थात दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पृथ्वी में तीन रत्न हैं। अगला प्रश्न 105 नंबर का कहता मूढ़ा पाषाण खंडम, मूढ़ा अर्थात अज्ञानी लोग, पाषाण खंडम किम कथयन्ति, पत्थर के टुकड़े को क्या कहते हैं? जल, जल कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, गलत है। सुभाषितम, सुंदर वाक्य कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। अन्नम, अन्न कहते हैं? नहीं कहते। रत्नम, रत्न कहते हैं। आप जब ऊपर वाले श्लोक को पढ़ोगे, ऊपर वाले श्लोक की तीसरी पंक्ति कहती है हमको मूढ़ ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा देते हैं। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा गलत उत्तर है इसका। अगले प्रश्नों पर हम आए। ये कहता सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 106 से 120 तक के उत्तरों को आपको चुन करके लिखना है। सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प को चुन करके निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 106 से 120 तक उत्तर लिखिए। ये क्या कहता है 106 नंबर का प्रश्न? ये कहता वाचन प्रक्रियायाम निम्नलिखितेषु किम वाक्यस्य पाठ्य वस्तुतः वा विभिन्न भागेषु परस्परम संबंधम अवगंतुम छात्राणाम सहायम करोति। वाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किम वाक्य से कौन सा वाक्य, कौन से वाक्य की पाठ्य वस्तुता वा अथवा पाठ्य वस्तु से विभिन्न भागेश, विभिन्न भागों में परस्पर संबंध समझने में छात्रों की सहायता की जाती है, सहायक होते हैं। ये कहता बोलने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से वाक्य और पाठ्य वस्तु के विभिन्न भागों में परस्पर संबंध समझने में छात्रों का सहयोग कौन करता है? क्रिया विशेषण करते हैं, या सर्वनाम करते हैं, या विशेषण करते हैं, या संज्ञापद करते हैं। आप जब शब्द के विकारी रूप पढ़ोगे, हिंदी पे आप आपको विकारी रूप बताएंगे, तो हम बताएंगे संज्ञा किसे कहते हो, सर्वनाम किसे कहते हो, विशेषण किसे कहते हो, और क्रिया किसे कहते हो। और क्रिया विशेषण किसे कहते हो, ये हमारा अव्यय पे जाएगा। संज्ञा हम उसे कहते हैं जो किसी का नाम होता वो संज्ञा होता, नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते तो सर्वनाम होता। और विशेषण सदैव संज्ञा सर्वनाम के लिए तो लगाए जाएंगे।
क्रिया सदैव संज्ञा या सर्वनाम ही तो करेगा, तो इसमें सबसे प्रमुख कौन है? हमारा संज्ञा ही तो सबसे प्रमुख तय होता। और संज्ञा यदि ना होती, अगर संज्ञा ना हो तो सर्वनाम हम किसके लिए लगाएंगे? संज्ञा ना हो तो हम क्रिया किसके लिए प्रयोग करेंगे? संज्ञा या सर्वनाम ना हो तो हम किसके लिए विशेषण लगाएंगे? तो इन सब में परस्पर संबंध सबसे ज्यादा कौन स्थापित करेगा? यदि संज्ञा नहीं है तो किसी वाक्य की ही तो सत्या नहीं हो सकती, किसी वाक्य कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। संज्ञा सर्वनाम की तो जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इस कारण से तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है, संज्ञा पदानि। और जब आप हिंदी में विकारी शब्दों वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये भी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। है क्या कि संस्कृत को अगर आप हिंदी से रिलेट करके चलोगे तो संस्कृत पे आप अच्छी पकड़ बनाने में सक्षम हो जाओगे। हिंदी और संस्कृत पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। एक आपके मन में डर बना हुआ है कि हम संस्कृत के साथ हिंदी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। आप ये मानो यदि हमने 20-22 पेपर आपको संस्कृत से हिंदी करा दी और हिंदी जो सेंट्रल टेट पे आई उसकी भी हमने हिंदी और सरल तरीके से करा दी, तो आपकी सेंट्रल टेट की जो 60 नंबर की व्यवस्था वो अपने में बहुत मजबूत हो जाएगी। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट पेडोलॉजी वगैरह तो निश्चित रूप से पुष्ट हो चुके हैं, और नहीं हुए हैं तो जो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ी है वो और आपको पुष्ट कराएगी, जरूर पुष्ट करा देगी। अगले प्रश्न पर हम आए। 107 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? निम्नलिखितेषु किम वाक्यम शुद्धम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फलम एतत् न ग्रहीतव्यम, इस फल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तव्यत प्रत्यय लगा हुआ, फलम एतत् न ग्रहीतव्यम। देखो ग्रहीतव्यम और ग्रहीतव्यम, केवल इसमें कौन सा फर्क लिया गया? इसमें केवल रा को अंतर किया गया। इस पे कौन सा रा सही लगता है आपको? अगर हम ग्रहण लिखें तो ये वाला ग्रहण सही है, या ग्रहण लिखें तो ये वाला ग्रहण सही है। आप दोनों जब हम रा का एक स्पेशल वीडियो बना के आपको देंगे। रा हमारा भाषा में 4 प्रकार से प्रयोग होता है, और उन 4 प्रकार का प्रयोग आप किस तरीके से भाषा में तय कराओगे, इसके लिए हम आपको जो एक वीडियो बताएंगे अभी, तो आप इसको सरल तरीके से समझो। इसमें रा के साथ में छोटा आ जुड़ता है, और इसमें रा के साथ में छोटी ई जुड़ती है। हम ग्रहीतव्यम पढ़ते हैं कि गृहीतव्यम पढ़ते हैं? हम ग्रहीतव्यम पढ़ते हैं, अर्थात पहला वाला वाक्य इस शब्द के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल सही है। फिर अगले भी हिंदी कर लें। फलो, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया चूंकि गृहीतव्यम लिखा गया। फलो अयम न ग्रहीतव्यम, ये फल नहीं ग्रहण करना चाहिए। एतत् और अयम में क्या फर्क है? एतत् अयम के जब रूप चलाओगे तो एतत् पे आएगा, नपुंसक लिंग पे जब अयम लिखोगे तब ये वाला वाक्य सही होगा। तीसरा वाला वाक्य देखो, वाक्य दोनों यहाँ तक वाक्य दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन जो फल के लिए अयम शब्द प्रयोग किया जाएगा वो शुद्ध होगा, एतत् शब्द बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा। इस कारण से ये वाला सही है, फलो अयम न ग्रहीतव्यम, फलम एतत् न ग्रहीतव्य, ये तो वाक्य बिल्कुल ही गलत है। 107 नंबर वाले का तीसरा सही है। 108 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखितेषु किम कथनम श्रवण व्यवहारम ना विवृणोति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुनने के व्यवहार में प्रयोग नहीं करना चाहिए? पहला, भाषण कर्तु भावम अवगंतुम सावधानम श्रवणम अनिवार्यम। बोलने वाले के भाव को समझने के वो सावधानी पूर्वक सुनना अनिवार्य होता है। दूसरा कहता है जना इष्टम भावम प्राप्तुम। लोग चाहे हुए, इष्ट माने चाहे हुए भाव को प्राप्त करने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है प्राप्तुम पे। लोग चाहे हुए भाव को प्राप्त करने के लिए और अनिष्टम च त्यक्तुम समर्था, और न चाहे हुए को त्यागने में समर्थ होते हैं। दूसरा कहता है सम्यक रूपेण श्रोतुम किंचिदपि प्रशिक्षणम अनिवार्यम न। सम्यक रूप से सुनने के लिए कोई भी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होता। इयम स्वाभाविकी दक्षता, ये स्वाभाविक दक्षता है। अगला कहता भावम अवगंतुम मुख भंगिमा अपि महत्वपूर्ण साधनम। भावों को समझने में मुख भंगिमाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुनने का व्यवहार का प्रयोग नहीं होता? हम कोई चीज़, आप जब सामने वाक व्यवहार करते हो, संप्रेषण करते हो, तब तो आप मुख भंगिमाओं को समझते हो। लेकिन यदि आप मान लो कोई चीज़ ट्रांजिस्टर से सुन रहे हो, या आप कोई मोबाइल पे कोई गाना सुनते हो, तो आप लीड लगा के सुनते हो, तो क्या बोलने वाले की भाव भंगिमाएं आपके सामने स्पष्ट होती? बिल्कुल नहीं स्पष्ट होती। बोलने वाले की केवल टोन, स्वर लहरी, भाव भंगिमाएं, इनका कोई जरूरत नहीं है। आप चौथे वाले विकल्प को इसको बिल्कुल सरल करोगे। ये हमारी मुख भंगिमाएं, जो भाव भंगिमाएं बनती हैं बोलते समय, वो तो जब कोई सामने बातचीत करता है, परस्पर वार्तालाप करता है, तब भाव भंगिमाओं का प्रयोग स्पष्ट होता है। इसमें चौथे वाला विकल्प का हमें कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगला 109 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? ये कहता श्लेष शब्द से उच्चारणम, श्लेष शब्द का उच्चारण
पाठयितुम भवान, पढ़ाते हुए, भवान भवती किम करिष्यति, भवान पुल्लिंग शब्द है और भवती स्त्रीलिंग शब्द है, आप और आप क्या करेंगे। पहला विकल्प कहता है भवान भवती विकल्पात्मक शब्दम वक्तुम छात्रान छात्रा कथिष्यति, आप लोग विकल्प के श्लेष शब्द के विकल्प शब्द को वक्तुम बोलने के लिए छात्रों को कहेंगे। दूसरा कहता है शब्द से अर्था विस्तरण स्पष्टीकरिष्यति, शब्द के अर्थ को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करेंगे। तीसरा कहता है उच्चारण शब्दकोश प्रयोग द्वारा अधिकाधिकम अभ्यासम कार्यस्यति, उच्चारण शब्दकोश के प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास कराएंगे। और चौथा कहता है कथयिष्यति यत् एषः कोऽपि अन्य देशीय शब्द, ये कहेंगे कि ये कोई एक दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। सबसे पहले तो हम श्लेष समझें, श्लेष हम कहते किसको हैं। श्लेष माने होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट का भी शाब्दिक अर्थ जो सहज तरीके से सीखते हो, श्लिष्ट माने होता है चिपका हुआ। आपने जो श्लेष अलंकार पढ़ा है तो वो कहता है श्लेषे वाक्य एकस्मिन् प्रयोगे यत्र अनेकार्थता भवेत् तत्र श्लेष अलंकारा, जहाँ कहीं किसी एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, संलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार की व्यवस्था होती है। यही बात यहाँ पर कहता, ये कहता श्लेष शब्द का उच्चारण पढ़ाने के लिए आप क्या कहोगे। क्या बच्चों से ये कहोगे कि आप इसके विकल्प शब्दों को बोलने के लिए कहोगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। शब्द के अर्थ को विस्तार पूर्वक समझाएंगे? बिल्कुल नहीं समझाएंगे। अर्थात तीसरा वाला कहता उच्चारण शब्दकोश के प्रयोग के द्वारा, ये शब्दकोश नहीं कह रहा, ये उच्चारण शब्दकोश की बात करता है। अर्थात हम उच्चारण के कितने प्रयोग करें, कितना से अधिक अभ्यास कराएं और उसको श्लेष का अर्थ समझाने में स्पष्ट कर दें तो बच्चा श्लेष समझ जाएगा। अर्थात तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और शिक्षक होने के नाते हम ये तो कभी नहीं कह सकते कि नहीं ये किसी दूसरी भाषा का आया हुआ शब्द है, इसको आप छोड़ दो या इसको हम नहीं बताएंगे। ये तो बातें शिक्षक की मर्यादा के खिलाफ होती हैं। तो चौथा वाला विकल्प तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऊपर पहले दूसरे भी गलत हैं, तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न हमसे कहता 109 नंबर 110 नंबर का प्रश्न हमसे कहता कामपि कथाम पाठयितुम शीर्षकम पाठस्य उपशीर्षकाणि दृश्य साधनानि च आश्रित छात्रैः सह चर्चां करोति तान् च टिप्पणीं स्वीकर्तुं प्रोत्साहयति वाचन संबद्धा अयम गतिविधि प्रक्रिया अस्ति। कामपि किसी भी कथाम कथा को पाठयितुम अध्यापका पढ़ाते हुए अध्यापक शीर्षकम शीर्षक पाठस्य उपशीर्षकाणि और पाठ के उपशीर्षक दृश्य साधनानि और दृश्य साधनों का आश्रित होकर के छात्रों के साथ चर्चा करता है। कोई एक शिक्षक किसी कथा को पढ़ाता है, उसके शीर्षक और उपशीर्षक और दृश्य साधनों का सहारा लेकर के बच्चों के साथ में चर्चा करता है। तान च टिप्पणीं स्वीकर्तुं प्रोत्साहयति और उनकी भी टिप्पणियों को प्रोत्साहन देता है। वाचन संबंधा बोलने के संबंध में ये कौन सी गतिविधि प्रक्रिया है। पहला कहता चित्रीकरण अर्थात चित्रकरण करना, दूसरा कहता शब्दार्थ स्पष्टीकरण शब्दार्थों का स्पष्टीकरण करना, फिर तीसरा कहता पूर्व ज्ञान प्रयोग से पूर्व पहले के ज्ञान का प्रयोग करना, और चौथा कहता पाठे किम भविष्यति भवेत् वा इत्यस्य पाठ में भविष्यति होगा या भवेत् होना चाहिए इसका बात करेगा। आप देखो कोई कहानी सुनाते हो और बच्चों के साथ चर्चा करते हो तो बोलने के संबंध में ये गतिविधि प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी। बच्चे स्वयं से बताएंगे कि साहब आगे इसमें क्या होगा। जब आप रिक्त स्थान की पूर्ति कराते थे किसी कहानी को पढ़ा करके तो वो भी तो यही घटना होती थी कि पहले क्या हुआ है और बाद में क्या होगा और आगे क्या होना चाहिए, यही बातें तो तय होती। अर्थात चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न हमारा 111 नंबर का है। 111 नंबर का हमसे क्या कहता है अल्पाहार गृहे निम्नलिखिते विज्ञापने किम वाक्यम त्रुटिपूर्णम, अर्थात अल्पाहार के घर में निम्नलिखित में से विज्ञापन में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। पहले तो आप लोग अल्पाहार समझो, अल्पाहार किसे कहते हो। आप देखो इसको दीर्घ संधि से तोड़ दो, अल्प धन आहार होता है और आहार किसे कहते हो, आहार कहते हो संपूर्ण भोजन को। लेकिन आगे अल्प शब्द लगा, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा भोजन। थोड़ा भोजन किसे कहते हो, थोड़ा भोजन आप लोग कहते हो नाश्ता, और नाश्ता जिसे आप ब्रेकफास्ट अंग्रेजी में बोलते हो यही तो नाश्ता होता। तो ये कहता है अल्पाहार गृह नाश्ता घर में, नाश्ता घर में निम्नलिखित कोई नाश्ता घर है उस पर कोई एक विज्ञापन लिखा हुआ है, उसमें कोई एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। वो पूछता है ये कौन सा वाक्य इस पर त्रुटिपूर्ण है। अब हम तीनों वाक्यों को पढ़ के उसकी हिंदी करें। अद्य अल्पाहारार्थम उपमा अस्ति, आज अल्पाहार के लिए उपमा है। उपमा एक व्यंजन है, उपमा एक साउथ में चलने वाली डिश है जिसको हम उपमा बोलते हैं।
देखिए सबसे पहले इस वाक्य में गलती क्या है, बाकी पूरा वाक्य ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई व्यंजन का नाम लिखोगे, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसको हम एक सिंगल इन्वर्टेड कामा पे बंद करते हैं, तब तो अंतर समझ में आएगा। ऐसे आदमी क्या समझेगा कि उपमा, ये उपमा व्यंजन वाला उपमा है कि उपमा अलंकार वाला उपमा है, ये उपमा है क्या। आप जब आपने इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा पे कोष्टक पे बंद किया तो ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई विशिष्ट चीज है, इसको उपमा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो पहला वाक्य तो इसीलिए गलत हो गया। दूसरा कहता है संकोचा मास्तु, संकोच मत करो, यत आवश्यकम तत् पृच्छतु, संकोच मत करो, जो आवश्यक है वो पूछो। जब विज्ञापन में लिखा हुआ है तो हम उससे पूछेंगे थोड़ा ना, हम संकोच क्यों, हम तो उसके लिए पृच्छतु ना होकर के हम कहेंगे लाओ, उससे हम मांगेंगे, इसलिए दूसरा वाला भी वाक्य गलत है। कहता अद्य पाकम रुचिकरा, आज पकवान रुचिकर है, आज हमारा भोजन जो नाश्ता है वो रुचिकर है, रुचिकर अच्छा लगने वाला है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, अर्थात पहला दूसरा गलत है। इसमें जो भी विकल्प मिलेगा उसको हम सही करेंगे। कहता कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है, प्रथमम द्वितीयांश, बिल्कुल पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। पहले वाले दोनों वाक्य हमारे गलत हैं, केवल पहला नहीं गलत है, पहला तीसरा भी नहीं गलत है, केवल तीसरा नहीं गलत है, तीसरा सही है। अर्थात 111 का पहला वाला विकल्प गलत हो रहा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न कहता है 112 नंबर का, कस्यांचित व्याकरण संबद्ध कक्षायाम अन्वेषणात्मक सिद्धांता इत्यनेन अभिप्राय अस्ति यत छात्रा, किसी व्याकरण से संबंधित कक्षा में अन्वेषणात्मक सिद्धांत को प्रयोग करते हुए इसका क्या अभिप्राय है। यत छात्रा, जो छात्र, किसी व्याकरण से संबंधित कक्षा है उसमें अन्वेषणात्मक सिद्धांत का प्रयोग करना, इसका क्या अभिप्राय होगा। पहला, परस्परम सहयोगेन व्याकरण संबद्ध गतिविधिषु संलग्ना भविष्यन्ति, परस्पर सहयोग के द्वारा व्याकरण से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होंगे। दूसरा कहता है विभिन्नो उदाहरणे अध्यापकेन सहायेन नियम निर्माणम करिष्यन्ति, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अध्यापकों की सहायता से नियमों का निर्माण करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अन्वेषणात्मक में। आप दूसरा वाला विकल्प तो बिल्कुल गलत हो रहा। तीसरा कहता है व्याकरण नियमानाम महत्व संदर्भे चिंतनम करिष्यति, प्राइमरी प्राथमिक स्तर का बच्चा क्या महत्व संदर्भ में चिंतन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तीसरा भी गलत है। चौथा कहता है व्याकरणात्मक त्रुटिनाम निवारणार्थम शिक्षक सहायम स्वीकरिष्यन्ति, व्याकरणात्मक त्रुटियों के निवारण के लिए शिक्षक की सहायता स्वीकार करेंगे, बिल्कुल नहीं। पहले वाले बिल्कुल सही है, परस्पर सहयोग के द्वारा, आपस में सहयोग के द्वारा व्याकरण से संबंधित जो कुछ भी गतिविधियां हैं उनमें हम लोग संलग्न होंगे। 112 नंबर का पहला वाला प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता गतिज बुद्धि, ये अंग्रेजी आप लोग पढ़ना, ये क्या लिखा, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, वो हम आपको गतिज शब्द को पहले समझाते हैं, गतिज किसे कहते हो। अंग्रेजी से सहज हिंदी को बनाना है गतिज। आप देखो इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ, गति धन जा। जा माने क्या होता है, जा माने होता है जन्म लेना, और गति आप सब लोग जानते हो, गति माने चलना, हिलना, डुलना, जाना, ये सब गति है। जो कुछ भी हमारी गति से जन्म लेगा वही सब तो गतिज होगा, वही तो गतिज बुद्धि बनेगी। जिसपे हमारा कुछ हाथों का क्रियाकलाप होना, हाथों के क्रियाकलाप होने लगे, वो गतिज बुद्धि पे हम शामिल करेंगे। ये हमारी सहज बुद्धि से सहज हिंदी करने का प्रयास कर रहे हैं हम। इत्यनया गतिज बुद्धि से संबंधित अधिगम क्षमताया अभिप्राय अस्ति, गतिज बुद्धि से संबंधित अधिगम क्षमता का अभिप्राय क्या होता है। पहला, श्रवण कौशल क्षमताया विकासा, श्रवण कौशल की क्षमता का विकास। दूसरा, यत्र छात्रा चक्षुहस्त समत्वेन अनुकूल गतिनाम अभिव्यक्तिम कुर्वन्ति, जहाँ छात्र आँख से हाथ, चक्षु माने आँख, हस्त माने हाथ, समत्वेन आँख और हाथ के मिलाने से अनुकूल गतियों की अभिव्यक्ति करते हैं, बिल्कुल यही गतिज बुद्धि है। जहाँ पर हमारे आँखें, हाथ, सारी चीज़ें मिलाकर के समाहित अनुकूल गतियाँ करने लगें, वो हमारी गतिज बुद्धि पे आएगी। फिर भी तीनों की हिंदी कर लें। संगीतम प्रति रुचि प्रदर्शयन्ति, संगीत के प्रति रुचि प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तार्किम चिंतयति, तर्कपूर्ण चिंतन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है कि जहाँ छात्र आँख और हाथ की सहयोग से अनुकूल गतियों को परिणाम देंगे, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 114 नंबर के प्रश्न पर आ जाएं। ये कहता है 114 नंबर का प्रश्न, छात्रस्य विशिष्ट शैक्षणिक प्रवृत्ति इत्यस्याम किम सन्निहितम अस्ति, छात्र की विशिष्ट शैक्षणिक प्रवृत्तियों से में क्या समाहित होता है, सन्निहित माने समाहित होता है।
पहला कहता है छात्रा अनापेक्षितम प्रतिक्रियाम प्रदर्शति, छात्र अनपेक्षित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कहता छात्रा अन्येषां जनानां कौशलानि सामर्थ्यम व अभिजानाति, छात्र दूसरे लोगों के कौशलों की भी समर्थता को जानते हैं। तीसरा कहता छात्रा शरीरेण स्वस्था दृश्यते, छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं। चौथा कहता रुचिपूर्ण कार्येषु क्षेत्रेषु वा तस्य दीर्घावधानम तिष्ठति, रुचिपूर्ण कार्यों में अथवा क्षेत्रों में उसकी लंबे समय तक उपस्थिति दर्ज दिखाई देती है। वैशिष्ट शैक्षणिक प्रवृत्ति तो वही है जो कोई भी कार्य उसको अच्छा लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, उस पर वो अपनी उपस्थिति लंबे समय तक दर्ज करा दे। हमने दीर्घावधान शब्द लिखा, पहले इस शब्द को तोड़ दें। इस शब्द में दीर्घ संधि तय होती, दीर्घ धन अवधान तय होता, और अवधान माने होता है समय, अर्थात लंबे समय तक किसी कार्य में जो उपस्थिति दिखाई देगी तो वही तो विशिष्ट शैक्षणिक प्रवृत्ति बनेगी। और चौथा वाला विकल्प इस कारण से बिल्कुल सही तय होता, पहले तीसरे तीनों गलत होते। 115 नंबर के प्रश्न पर हम आ गए। 115 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता, ये कहता पूर्व अनुभव आश्रित संप्रेषणम अधिकृत प्रक्रियाम कथ्यते, पहले अनुभव पर आश्रित संप्रेषण को अधिकृत करते हुए कौन सी प्रक्रिया कही जाती है। पहला संकल्प निर्माणम, संकल्पों का निर्माण। अधिगम हस्तांतरण, अर्थात जो हमने कुछ सीखा है उसका हस्तांतरण, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। तीसरा कहता प्रश्न प्रविधि, प्रश्नों की प्रविधि। और चौथा कहता साक्षात प्रदर्शनम, संकल्पों का निर्माण। प्रश्न है अनुभव पर आश्रित संप्रेषण को अधिकृत करते हुए कौन सी प्रक्रिया कही जाएगी। संकल्पों का निर्माण, अधिगम का हस्तांतरण, प्रश्न प्रविधि या साक्षात प्रदर्शनम। देखो जो कुछ भी हम सीखेंगे वही तो मेरा अनुभव, अनुभव हम कहते किसको हैं, जो कुछ भी हमारे पास में पूर्व में स्थापित होता है वही जब भू धातु से जन्म लेने लगता वही तो अनुभव के रूप में स्थापित होता है। तो जब अधिगम माने होता सीखना, जब हमने कोई चीज सीखी तो उसका हस्तांतरण करने लगे, उसको हम आदान प्रदान का रूप देने लगे, तो वही तो हमारा अधिगम हस्तांतरण कहलाएगा, वही अनुभव आश्रित संप्रेषण कहलाएगा। अर्थात दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प हमारे कटते हैं, गलत होते हैं। 116 नंबर का प्रश्न क्या कहता, अनुरूपण संबद्ध अध्यापक प्रशिक्षण प्रविधि मन्यते, अनुरूप से संबंधित अध्यापक की प्रशिक्षण प्रविधि कौन सी मानी जाती है। पाठ्य योजना, वीडियो दर्शन प्रदर्शन, सूक्ष्म शिक्षण या उत्तम व्याख्यान टिप्पणी। एक अध्यापक प्रशिक्षण प्रविधि की बात कर रहा है, पाठ्य योजना होगी या वीडियो का दर्शन प्रदर्शन हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, उत्तम व्याख्यान होगा। इस पे सूक्ष्म शिक्षण वाला हमें सही लगता है, बाकी आप अपने बाल विकास वाले प्रश्नों को तय कर सकते हो। इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही लगता है। 117 नंबर का प्रश्न क्या कहता, ये कहता लेखन प्रक्रिया संदर्भे, लेखन प्रक्रिया संदर्भे कस्मिन् चरणे मुक्त लेखनम, मस्तिष्क उद्वेलनम, सामूहिकरणम, विचार चित्रणम च महत्वपूर्णानि। लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में किस चरण में मुक्त लेखन, मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क उद्वेलन मतलब क्या समझते हो, जब आप किसी चीज पर विचार करते हो तो आपके मस्तिष्क में जो विचार, जो उत्तेजनाएं आती हैं उनको मस्तिष्क उद्वेलन बोला जाता है। समूहीकरणम वर्गीकरण, और विचारों का चित्रण, आपके दिमाग में विचार आने लगे, विचारों की श्रृंखला चलने लगी, उनमें में से कौन सा महत्वपूर्ण होता है और क्या महत्वपूर्ण होता है। पूर्व लेखन, प्रारूप लेखन, पुनरावृत्ति या संशोधनम। आप जब लेखन की प्रक्रिया में कौन सा चरण महत्वपूर्ण होगा इनमें से, पहले का प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन किसे कहते हो, जैसे हमको कोई एक प्रार्थना पत्र लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी, तो उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, और फॉर्मेट जब हम बना लेते हैं फिर हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारी भाषागत व्याकरणिक अशुद्धियां बिल्कुल नहीं होती। इस कारण से हमें इस पे दूसरा वाला विकल्प सही लगता है। और ये जो हमारी पेडोलॉजी बाल विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं, इनको यदि हमारे उत्तर आपसे डिफर करते हो, हम आपको हिंदी कराने में सक्षम बनाए दे रहे हैं, अगर उत्तर डिफर करते हैं तो आप अपने पेडोलॉजी बाल विकास के शिक्षक से इसकी सही विकल्पों का चयन कर सकते हो। अगर आपने हिंदी कर ली तो आप अच्छे से इसमें उत्तर देने में सक्षम हो जाओगे, ये बिल्कुल तय है। 118 नंबर का प्रश्न क्या कहता, निम्नलिखितानि पदानि किम कथ्यन्ते, निम्नलिखित पदों को क्या कहा जाता है। तूष्णीम, ननु, नूनम, इतस्तता, झटिति, चिरम, शनय। तूष्णीम माने चुप, ननु माने निश्चित ही, नूनम माने अवश्य, इतस्तता माने इधर उधर, झटिति माने अचानक से, चिरम माने दीर्घ काल तक, शनय माने धीरे धीरे। देखो ये हिंदी के वाक्य में भी जब इनका प्रयोग किया जाता है, चुप, धीरे, तत्, इधर उधर, तो ये हमारे अव्यय प्रयोग होते हैं। और अव्यय हम कहते हैं किसको हैं, वे शब्द जो
जिनका लिंग रूप वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अव्यय बोलते हैं। इन पे हम देखो किसी पे परिवर्तन नहीं कर सकते, सनय, चिरम, झटिति, तो ये हमारे अव्यय तय होंगे। और अव्यय के 4 वेद हम आपको हिंदी पे बताएंगे। उन 4 वेदों में एक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, धीरे धीरे चलें, तेज तेज लिखें, तो ये हमारे लिए अव्यय तय कराएगा। तो तीसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। संस्कृत के अगर अव्यय की क्लास हम आपको लेंगे तो हम ये सारे अव्यय आपको विस्तार पूर्वक निश्चित समझाएंगे। 119 नंबर के प्रश्न पर आ जाएं। लेखन कौशल से उत्तम क्रम अस्ति, लिखने के कौशल का उत्तम क्रम कौन सा है? संकलनम अर्थात संचय कर संकलन करना, चुनना, क्रम निर्धारण, क्रमों का निर्धारण, प्रारूपीकरण फॉर्मेट बनाना, पुनः प्रारूपीकरण दोबारा से फिर फॉर्मेट बनाना। फिर कहता है संकलन, क्रम निर्धारण, पुनः प्रारूपीकरण और प्रारूपीकरणम। क्रम निर्धारण, संकलन, आप देखो कोई चीज़ लिखना चाहते हो, लिखने का कौशल क्या है? आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो पहले उस कोई भी जो होते हैं उनके लिए हम शब्दों का चयन करेंगे, सबसे पहले हम संकलन का कार्य करेंगे। और संकलन के हमें पहले 2 विकल्प मिलते हैं, अर्थात या तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। फिर हम कहेंगे क्रम निर्धारण करें, तो दूसरा वाला ये देखो ये वाला भी बिल्कुल सही है, दूसरा, अर्थात अभी तक तो दोनों विकल्पों पे सही आ रहे। फिर कहता है पुनः प्रारूपीकरण या प्रारूपीकरण। प्रारूपीकरण किसे कहते हो? जब आप फॉर्मेट बना लेते हो। और पुनः प्रारूपीकरण किसे कहते हो? अगर फॉर्मेट में कुछ कमी रह गई है तो हम दोबारा से उस फॉर्मेट को तैयार करते हैं। तो पहला वाला विकल्प देखो क्रम को बिल्कुल सही सजा रहा है। पहले हमने भाषा लिखने के लिए हमने शब्दों का चयन किया, फिर हम उनको क्रम रूप से व्यवस्थित किया, फिर उनको हमने प्रारूप दिया, और प्रारूप पे फिर भी कुछ अशुद्धियां रह गई, कुछ त्रुटियां रह गई, तो उसको हमने पुनः प्रारूपीकरण कर दिया। ये लिखने का उत्तम कौशल का क्रम है। तो पहला वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही होता, बाकी तीनों वाले हमारे गलत तय होते हैं। 120 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कहता है? भाषा कक्षायाम साहित्यम, भाषा की कक्षा में साहित्य के छात्रों के द्वारा, प्रश्न करता किमपि सांस्कृतिक उद्घाटनम न प्रेक्षति, कोई भी सांस्कृतिक उद्घाटन नहीं पूछा जाता है। दूसरा कहता है भाषा संबद्धम वैविध्यम स्फुटीकरोति, भाषा से संबंधित विविधता स्पष्ट की जाती है। तीसरा कहता है केवलम भाषा संबद्धाम प्राचीन शैली प्रस्तुति, केवल भाषा से संबंधित प्राचीन शैली का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चौथा कहता है दुर्बोध्य शब्दावली प्रस्तुति, कठिन से कठिन शब्दावलियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रश्न हमसे कहता है भाषा की कक्षा में साहित्य के छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है? कोई भी सांस्कृतिक उद्घाटन नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं, पहला विकल्प बिल्कुल नहीं है। दूसरा कहता है भाषा से संबंध विविधता स्पष्ट की जाती है, बिल्कुल की जाती है। आप कोई भी भाषा की कक्षा में साहित्य का छात्र जाता है तो वो भाषा के अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके उसकी विविधता से उसको अन्य तर्कों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, अर्थात दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा वाला प्राचीन शैली की बात एक जगह हमको सीमित कर देता है, वर्गीकृत कर देता है, इसलिए तीसरा वाला गलत हुआ। कठिन शब्दों की प्रस्तुति करता साहित्य का बिल्कुल नहीं तय करता, अर्थात इसमें दूसरा वाला विकल्प आपका तय हुआ। ये हमने आज 90 से 120 तक के प्रश्नों को तय किया, और इसी क्रम पे हम आपको आगे भी आपको इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। ये देखो हम धन्यवाद लिख रहे हैं, अर्थात हम आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए, और संस्कृत की हिंदी करके और हिंदी के प्रश्न पत्रों को जो विगत वर्षों पे आए हैं उनको भी हम एक एक क्रम से आपको हिंदी के प्रश्न पत्रों को भी तय कराएंगे। आपकी जो परीक्षा स्थगित हुई है, जो परीक्षा आपकी आगे बढ़ी है, ये आपके लिए बड़ी मददगार सिद्ध होगी। आप केवल इन वीडियो को रुक रुक के देखते जाइए और अपनी हिंदी और संस्कृत के 60 नंबरों को इसी तरीके से पक्के मजबूत करते जाइए। आप हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गला सूख जाता भैया, गला चला जाता है। पहले जब लेवल करते हैं इस पे अंत वाली काट देना थोड़ी सी, गला एकदम पानी मन करता है। कितनी देर की हुई? स्टॉप करना, पॉज करना।